इटरेटर तो यूनिवर्सल कर्सर है, इटरेटर यूनिवर्सल कर्सर है, वो सबके साथ काम कर जाएगा। परंतु आपका लिस्ट इटरेटर केवल और केवल किसके लिए बनाया गया था? लिंक्ड लिस्ट के लिए, नॉट लिस्ट। कौन बोल रहा है लिस्ट के लिए? लिंक्ड लिस्ट के लिए। अच्छा, ठीक है। और एक और था हमारा कर्सर जो ऑब्सलीट हो चुका था, लिगेसी हो चुका था, वो कौन सा था? नाम याद है अभी तक? वेक्टर, वेक्टर इटरेटर है, इनमरेशन इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। ठीक, ये तीन थे आपके पास, जिसमें से ये वाला ये लेगेसी हो चुका था, और ये आपका यूनिवर्सल है, और ये सॉरी हाँ ये यूनिवर्सल है, पर इसके साथ ये बाद में आया था, इसके साथ बहुत सारे एडवांस्ड मेथड हैं, एडवांस्ड मेथड हैं इसके साथ बहुत सारे। ठीक है, अभी जब हम करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इसके साथ कौन कौन से मेथड हैं। ठीक, तो इसकी इटरेटर की अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछता है, सीधी सी बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को गेट करना चाहते हैं कलेक्शन से, इफ वी वांट टू गेट ऑब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम अ कलेक्शन, देन वी शुड गो फॉर इटरेटर या कर्सर। वैसे तो कर्सर की डेफिनेशन पूछनी चाहिए उसको, तो आपको ये डेफिनेशन बोलनी चाहिए, देन वी शुड गो फॉर कर्सर। वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ cursors. We are having three type of cursors. From those three, one is legacy, and one is universal, and third one is a latest one. You can say list iterator. ठीक है, enumeration, iterator, list iterator. Okay, तो ये तीन तरह के आपके cursors हैं। ठीक, एक छोटा सा बना लेते हैं जिससे आपका, कल हम बात कर रहे थे स्टैक की या वेक्टर की, कुछ भी ले लो जो भी मन कर रहा है। वेक्टर VCT और इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, और सेव करा, कंट्रोल शिफ्ट O, कुछ एक एक करके इसके अंदर जोड़ सकते हो। डॉट ऐड, कहाँ से आया ये ऐड मेथड पता है? हाँ, कुछ एलिमेंट्स आपके ऐड हो गए इसके अंदर, क्लियर है? अब इन एलिमेंट्स को हमने वन बाय वन ट्रेवर्स करना है। वन बाय वन ट्रेवर्स करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? एक तो आप लूप की हेल्प से करा सकते हो, ठीक, और एनुमरेटर की हेल्प से करा सकते हो, या इटरेटर की हेल्प से भी करा सकते हो, या लिस्ट इटरेटर से करा सकते हैं। लिस्ट इटरेटर आपका काम करेगा किस पे? लिंक लिस्ट पे। क्लियर है? ठीक है, फिर यूज नहीं किया ना अभी, देखो अभी खुद ही बता, ये करके देख लिया करो। कह रहा है वेक्टर टाइप रेफरेंस जनरेट टाइप दिस शुड बी पैरामीटराइज, ओके, बाय क्विक। अच्छा, उसका एक और कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पैरामीटराइज, कल बताए थे ना, जिसके अंदर सीधा सीधा कलेक्शन पूरा का पूरा पास करा देते हैं। वैसे तो ये वार्निंग होती है, किस लिए? क्योंकि आपने इसे बनाया तो है लेकिन यूज नहीं किया। ठीक है, अगर मैं इसको पैरामीटराइज भी कर दूंगा तब भी वो ऐसा येलो कलर का देगा ही वार्निंग। ठीक, देखिएगा, कुछ भी आप इसके अंदर कलेक्शन डाल दो, क्या डाल दूं? अभी भी दे रहा है ना? ठीक, इन्यूमरेशन क्लास का हम बनाएंगे रेफरेंस वेरिएबल। वैसे तो डायरेक्ट मेथड होता है हमारा क्या? इन्यूमरेटर। ठीक, इन्यूमरेशन क्लास का हम बनाएंगे रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, जो हमारा वेक्टर है, डॉट, देखिएगा क्या लेके आया होगा वो,
वेक्टर का क्या लेके आएगा, वेक्टर्स के साथ क्या लेके आता है, हर एक मेथड के साथ कुछ जुड़ रहा था ना, क्या जुड़ रहा था जब हम कर रहे थे ऐड और गेट, एक खास पहचान की वजह से पता चल पा रहा था कि ये वेक्टर है, एलिमेंट। ठीक, अब एक लूप चला लो आप और बस वेक्टर के वाइल फॉर जो भी आपका मन कर रहा है। ठीक, ये जो हमारा इनुमरेशन है। ठीक, इस इनुमरेशन के बाद हम डॉट लगा के एक मेथड है, इसको चेक कर लेंगे कि हैज मोर एलिमेंट, मींस वो चेक कर रहा है कि आपका जो ई एन है, ई एन इनुमरेशन यानी कि कर्सर, इस कर्सर के पास कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, अगर हैं तो वो अंदर आने देगा, और अगर नहीं है तो नहीं आने देगा। बात सीधी सी है, अगर है तो अंदर आने देगा और अगर नहीं है तो नहीं आने देगा। इन्होंने उसको इनुमरेशन को दिस ऑब्जेक्ट में कास्ट करके ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में रख दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकते थे। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट को ही प्रिंट करा रहा है, किसका, इस कर्सर का, जिसका हमने ई एन टाइप का लिया है। ठीक, ठीक है, इनुमरेशन ई एन हम कर देते हैं, चलो ई एन से भी समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ चेक करा उसने, ये चेक कर रहा है अवेलेबिलिटी, यहाँ चेक कर रहा है क्या, अवेलेबिलिटी, और यहाँ क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। उसी अगर वो अवेलेबल है तो अंदर आने देगा, और हम नेक्स्ट एलिमेंट से उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, ये आपके सारे एलिमेंट सॉरी, ये आपके सारे एलिमेंट वन बाय वन आ गए। ठीक, अब हमने एक्चुअल एलिमेंट्स को यूज किया है वन बाय वन। मैं यहाँ पे अब अपनी मर्जी से कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी चेक करा सकता हूँ, क्या ये मेरा एलिमेंट उस चीज से मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ही अंदर जाए, तो ही प्रिंट करे। परंतु इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले हम इसको ऐसे भी तो करवा पा रहे थे, ऐसे करके आप सोच रहे होंगे इसको अभी थोड़ी देर पहले ऐसे भी तो करवा पा रहे थे, है ना, लेकिन ऐसे हमारा वो पूरा का पूरा वेक्टर दे दिया करता था, ना कि एक एक करके एलिमेंट को हम ट्रेवर्स करते थे। देखिएगा आप, इसमें सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल दिख रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग का, इससे हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसे सिर्फ ये दिख रहा है हमारे वेक्टर में एलिमेंट क्या क्या है बस। ठीक, आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है वन बाय वन, तो ये इस तरह से आप किसी कर्सर की हेल्प से कर सकते हो या किसी लूप की हेल्प से कर सकते हो। यानी कि कौन सा लूप आपको इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर मैंने आपको शायद बताया होगा जब कभी भी लूप कर रहे थे हम, कि सबसे ज्यादा यूज किया जा सकने वाला एक लूप होता है कलेक्शन के अंदर, कौन सा, फॉर ईच। फॉर ईच, अब इस फॉर ईच की हेल्प से भी इसको कर सकते हो एक्सेस। ठीक, करके देखें, ये इनुमरेशन की हेल्प से तो कर ही दिया, इसको बंद कर देते हैं, इसकी मुझे नहीं लगता कि अब कोई खास जरूरत है। और क्या लाया, फॉर इटरेटिव कलेक्शन फॉर ईच। ठीक, यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आएगा। मैंने बताया था आपको, कभी फॉर ईच का कॉन्सेप्ट बताया होगा, तो यहाँ हमारी क्या होती थी, बिग यूनिट। बिग यूनिट यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, और इस बिग यूनिट में से पहली बारी में एक एलिमेंट निकाल के लाएगा तो क्या लेके आएगा, हाँ, किस टाइप का लाएगा, इंट लाएगा, कैर लाएगा, स्ट्रिंग लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा, क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। इसकी रिटर्न टाइप याद नहीं आ रही आपको क्या थी, मैं जब इसको कल मेथड लिखवा रहा था आपको तो ये बताया था आपको, ये इसका पैरामीटर था, और जब ये निकाल लेके आता था रिटर्न क्या कर देता था, ऐड होगा तो ट्रू और फॉल्स, बोल रहे हो आप। और जब हम एक्सेस करते थे, गेट करते थे, या गेट क्या था इसका नाम, एलिमेंट, गेट एलिमेंट करते थे, तो क्या रिटर्न करता था वो, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं, इस बड़े कंटेनर में से या बड़ी यूनिट में से छोटा छोटा लेके आ रहे हैं, जो छोटा लेके आ रहे हैं पार्ट, वो ना तो इंटीजर है, ना कैरेक्टर है, ना स्ट्रिंग है, क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए इसकी टाइप रखी हमने ऑब्जेक्ट। मैं अगर इसको स्ट्रिंग रख दूंगा तो ये नहीं करने देगा, बोल देगा कि भाई ये मिसमैच कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग में लेके ही नहीं आने वाला, मैं तो लेके आऊंगा इधर से क्या, ऑब्जेक्ट। अब उसको आप अपनी मर्जी से यूज कीजिएगा जैसे करना होगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट लेके आया और वन बाय वन ऑब्जेक्ट आपका अपना इसमें प्रिंट करा लीजिए। या कंडीशनल बेस आप मान लो ऐसा करना चाहते हो, ऐसा ही करना चाहते हो आप, कंट्रोल एक्स, आपने कहा कि भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला ऑब्जेक्ट आए, मैं चाहता हूं कि ओ बी जे ऑब्जेक्ट
डॉट इक्वल्स, मैं सिर्फ ये वाला चाहता हूँ, केवल बी वाला, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, सिर्फ उसी को प्रिंट करे। तो आप आपके ऊपर है कि भाई क्या आप करना चाह रहे हो, कंडीशनल बेस करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक, गेटिंग और नॉट। ये यानी कि मैंने यहाँ बी दे दिया। मान लो आपका जो विंडो हैंडलिंग करते थे आप, याद होगा आपको, उसके अंदर कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का कुछ कोड होता था ना, है ना। तो आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पहले ही देखा कि भैया ये वाला कोड वाली विंडो ही मुझे एक्सेस करनी है, ये वाली विंडो पे ही काम करना है। तो इफ कंडीशन के अंदर आप पूरा पूरा, ये जरूरी नहीं हार्ड कोडेड यहाँ से डालो, यहाँ से डालना वैसे बहुत बड़ी बेवकूफी, यहाँ से नहीं डालना चाहिए हमें। हमें कहाँ से डालना चाहिए, या तो अपनी प्रॉपर्टीज से रीड करके डालना चाहिए, या कंसोल से। प्रॉपर्टीज से रीड करना आता है गामा क्लास? अच्छा अभी नहीं सिखाया, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी में भी नहीं सिखा रहा, जब होगा आगे तो प्रॉपर्टी से भी आपको समझ में आ जाएगा। बस एक प्रॉपर्टी फाइल बनती है, वहां से रीडिंग होता है प्रॉपर्टी को, अपना दिस लोड करा के वन बाय वन उसको रीड कर लेना होता है, गेट। हाँ ठीक है, अगर ये मेरा इसके बराबर होगा तो ही मैं आगे इसको क्या कराना चाहता हूँ, मैं इसको मान लो क्लिक कराना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चीज कराना चाहते हो, क्या नहीं कराना चाहते, क्लिक कराना चाहते हो या उसी पे काम कराना चाहते हो। मैंने तो सिर्फ लिख दिया क्लिक कराना चाहता हूँ, बस दैट्स इट। ठीक हो गया, दैट्स इट। ठीक है, जो मैच कर जाएगा वही वाले को आप कराओगे। ठीक, क्लियर है। तो फॉर ईच लूप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका इसके अंदर, जो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात अगर हम कर रहे हैं, हर एक इंटरफेस के अंदर आप फॉर ईच से, भले ही आप अपना कर्सर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, कर्सर का कुछ याद नहीं रहा आपको कि भैया मुझे रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का रखना है और मेथड का नाम क्या था। जैसे कि अभी इनुमरेशन के लिए आपके पास मेथड का नाम था एलिमेंट, जो कि वेक्टर का निकाल के लाता है। ठीक, अगर यही वेक्टर ना होता तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये इनुमरेशन व्हाइल लूप, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं कर रहा क्योंकि नीचे नीचे हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक, और यहाँ अब हम वेक्टर नहीं कर रहे, कुछ और करते हैं, चलो। ठीक, तो अब देखो ये एरे लिस्ट के पास ये वाला है ही नहीं, तो देखें एरे लिस्ट के पास कौन सा होगा, ये तो इनुमरेशन के पास था, सॉरी वेक्टर के पास था। तो इसके पास क्या हो सकता है, देखो ये क्या नेक्स्ट नहीं, देखो ये है इटरेटर, इटरेटर। ठीक, ये लेके आया, क्या हुआ, सॉरी ऑब्सलीट के साथ चलेगा ना, इनुमरेशन तो इसके साथ चलेगा ही नहीं, जो लेगेसी हो चुके हैं। अगर यही मेरा लेगेसी क्लास वाला कुछ होता तो चलता, इस पे चलेगा ही नहीं। मैं चाहे इटरेटर चलाऊं चाहे लिस्ट इटरेटर, इसकी वजह से ये दिखा तो देगा क्योंकि इसी का ही मेथड है, परंतु इसको ये होल्ड नहीं करा पाएगा इनुमरेशन। तब फिर क्या कराना पड़ेगा मुझे, क्या कराना पड़ेगा, इटरेशन या इटरेटर, इटरेटर स्पेलिंग तो ठीक है, ओके। अभी बता रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। पर इटरेटर का मेथड नहीं है ये हैज मोर एलिमेंट, ये किसका था, इसका 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 कुछ और होगा, होगा हैज से ही। पर देखो क्या है, हैज नेक्स्ट, वो देख रहा है कि क्या मेरे इटरेटर के पास नेक्स्ट में है कुछ या नहीं, अगर है तो अंदर आने देगा। और यहाँ भी ये नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ सिर्फ क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट। ठीक, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो अपना सारा कर देगा जो भी आपका होना होगा इसके अंदर। क्लियर है, क्या से आ गया इतना सारा, एक मिनट। अच्छा ये भी लगा रखा है ना हमने, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड कर्सर भी हो गया आपका इटरेटर। और आप क्या कह रहे थे कि भाई क्या मैं इसको लिस्ट इटरेटर कर सकता हूँ। ठीक, लिस्ट इटरेटर, क्या, अच्छा इटरेटर को ही लिस्ट इटरेटर में करा दूं, नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा। परंतु ये अगर मेरा लिंक्ड लिस्ट होता तो और लिंक लिस्ट के पास ये वाला वो ही नहीं है मेथड, लिंक लिस्ट के पास ये वाला मेथड नहीं है। इसके पास मेथड देखते हैं क्या है, दिख रहा है, लिस्ट इटरेटर है इसके पास, ठीक, इसके पास लिस्ट इटरेटर है और लिस्ट इटरेटर के पास सेम मेथड भी हमारे पास है, लेकिन लिस्ट इटरेटर के पास और भी मेथड हुआ करते थे। देखें अभी एक बार देखते हैं जरा, आप देखिएगा यहाँ और भी आ गए, क्या आए, प्रीवियस भी आ गए। अभी तक हम आगे ही आगे ट्रेवल्स कर पा रहे थे, मान लो मैं आगे आ गया और किसी ने पूछा कि भाई इसके पीछे वाला एलिमेंट और फिर दोबारा से मेरे को देखना था, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अगर इटरेटर या इनोवेशन यूज कर रहा हूँ तो उसके पास ऐसे मेथड है नहीं। अभी इसको वन लाइनर लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ मेरा था इटरेटर और यहाँ था मेरा EN1, ठीक, और EN1 का वो देख लेंगे जो भी होगा, ठीक। अभी हम कह रहे थे कि भाई प्रीवियस वाली बात कर रहे थे, ठीक। तो देखें यहाँ पर दिख रहा है आपको कहीं प्रीवियस वगैरह, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, और कुछ दिख रहा है आपको? भाई प्रीवियस तो है ही नहीं इसके अंदर। जो वो मैं अगर उसकी बात करता हूँ वहां पर मेरे पास देखो क्या क्या है, मेरे पास यहाँ हैज नेक्स्ट भी है, हैज प्रीवियस, प्रीवियस इंडेक्स भी है, और इटरेटर, लिस्ट इटरेटर का और का ये रहा, हैज नेक्स्ट है और हैज प्रीवियस भी है। अगर मैं ट्रेवल्स करते करते मान लो जैसे ये लाइन, ये मेरी रो है, दिख रही है, सबसे आगे वाली रो में 6 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया रीड करना, मैं नेक्स्ट 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 वहां तक लास्ट तक चला गया, तो वहां आते ही मेरी वाइल कंडीशन फेल हो जाएगी, अंदर नहीं आने देगा। परंतु मैं इनको बैकवर्ड फिर दोबारा करना चाहता हूँ तो बैकवर्ड का कोई मेथड था ही नहीं वहां पर, लेकिन इसमें है मेरे पास, मैं यहाँ चेक करा सकता हूँ कि हैज प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट को गेट करने मतलब प्रिंट कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए, और प्रीवियस प्रीवियस वाले एलिमेंट को करने के लिए। लिस्ट इटरेटर के पास देखो कितने सारे आ रहे हैं आपके पास। अभी देखो अगर मान लो मैं आया 1 2 3, इस थर्ड वाले एलिमेंट पे आया, मैं अपने कर्सर से ही वो काम कराना चाहता हूँ जो अपने में कलेक्शन इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेड क्लास से करा रहा था, यानी कि अरे लिस्ट, लिस्ट या वेक्टर या स्टैक से जो काम करा रहा था वही काम अब मैं अपने कर्सर से भी कराना चाहता हूँ कि भैया चेक करता रहे, जहां मर्जी आपको सी मिल जाए या जहां मर्जी आपको भदोही नाम का एलिमेंट मिल जाए, उसके नेक्स्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर देना। अभी तक कोई कर्सर ऐसे काम नहीं कर पा रहा था, पर ये वाला कर देगा आपका। देखो ऐड डाला उसने और ऑब्जेक्ट डाल दिया उसने, गेटिंग और नॉट, ठीक। और भी है आपके पास रिमूव, रिमूव हमारे पास इनुमरेशन से, सॉरी इनुमरेशन के पास भी नहीं था रिमूव, और इटरेटर के पास, यानी कि 2 कर्सर के पास ये एक्स्ट्रा मेथड नहीं थे। लिस्ट इटरेटर के पास आपके पास काफी सारे मेथड्स मिल रहे हैं, देखिएगा। सेट यानी कि रिप्लेस भी करने का इसके पास है, जाके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके सेट कर देगा, यानी मीन्स क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सेट जैसे अगर मान लो रेडियो में कोई फ्रीक्वेंसी चल रहा है 91.5 कुछ एफएम चल रहा है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, यानी कि 91 वाले को रिप्लेस करके कुछ और कर दिया, तो सेट का मतलब वही है कि वो रिप्लेस कर देगा आपका, ठीक, दैट्स इट। हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट भाई सेम है, वो भी चेक करता है, नेक्स्ट वाला वो भी चेक करता है, परंतु वो हमारा इसके लिए हैज नेक्स्ट एलिमेंट, उसके लिए हैज नेक्स्ट है, और हैज नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इनोवेशन के लिए जो ऑब्सोल्यूट हो चुका, दैट्स इट। काम वही करेगा, ट्रेवल्स उसी तरीके से करेगा, ठीक। नहीं है, देखो ना अभी दिखाया तो था, है है हाँ कुछ हैं देखो, लेकिन इतने सारे नहीं है। देखो क्या क्या इटरेटर का, 1 2 3 और ये 4, पर वहां हमारे पास और आ गए थे जब हम बात कर रहे थे लिस्ट इटरेटर की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, डी कहाँ है? ओके डी
डी आई थिंक डिक्शनरी के लिए तो नहीं, देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा मुझे। परफॉर्म द गिवन एक्शन ईच रिमेनिंग एलिमेंट अंटिल ऑल एलिमेंट हैव बीन प्रोसेस्ड और ए एक्शन परफॉर्म। डी का तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। The default implementation behave as if, मे बी डिफॉल्ट हो सकता है, पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे ये। मैं इसको देख के बताऊंगा, अभी मैं मतलब नहीं बता सकता इसको आपको डी का क्या है। ठीक, क्लियर है। तो तीनों तरीके के कर्सर आपके इस तरह से काम करते थे। फॉर ईच लूप की हेल्प से भी आप ये सारा काम करा सकते हो। ठीक, बट ये है कि फॉर ईच लूप में हम सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो मेरा कलेक्शन, मेरा ऑब्सोलीट हो, लेगेसी हो, या अभी जो प्रचलन में है वो वाले हों, सबको एक्सेस तो कर सकते हैं। पर मेरे पास एक्स्ट्रा मेथड नहीं है नेक्स्ट का, हैज नेक्स्ट चेक करने का, या प्रीवियस का, प्रीवियस का, ये वाले मेरे पास एक्स्ट्रा मेथड अगर मुझे यूज करने हैं तो भाई ये कर्सर्स को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका रह गया। यस, मैं कम तीनों कर्सर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कर्सर असल में बात यही है कि आपका चेक करने के लिए था कि भाई आप अपने एलिमेंट को कैसे कैसे ट्रेवर्स कर रहे हो, ट्रेवर्स करते वक्त कोई सा एलिमेंट उसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को ही चेक कराना हो तब भी चेक करा सकते हो कि भाई एक कंडीशन में दे दिया कि क्या उसका नेक्स्ट ये वाला था, और फिर अंदर जाके क्या इसका प्रीवियस भी ये वाला था, तब जाके हम एक्सेस करेंगे, है ना। तो वो इसलिए था। ठीक, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या देखिए, इन्यूमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। क्या इन्यूमरेशन लिगेसी है? यस है। क्या इटरेटर लिगेसी है? नो। क्या लिस्ट इटरेटर लिगेसी है? नो। ठीक, ये मेरा एप्लीकेबल किसके लिए है? इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन एप्लीकेबल है मेरा केवल और केवल लेगेसी क्लासेस के लिए। वेक्टर और स्टैक लेगेसी हो गए ना, तो उसके लिए तो एप्लीकेबल था। ठीक, बाकी और किसी चीज के लिए करोगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल वेक्टर के लिए। अभी देखो लेगेसी आपकी डिक्शनरी भी तो हो रखी है, वहां भी यूज कर लेना। ठीक, अब इटरेटर एप्लीकेबल होता है किसके लिए? किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए। देखो क्या कह दिया उसने, किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो लेगेसी हो चुका हो या ना हो चुका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है, जब ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है तो इसीलिए कहा गया है इसको क्या, यूनिवर्सल। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान दी होगी, इनके साथ क्यों नहीं बनाया गया हैज प्रीवियस और हैज सॉरी प्रीवियस, इनके साथ क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये नोड का एड्रेस पीछे वाली का रखते ही नहीं। लिंक लिस्ट तो पीछे वाली नोड का भी एड्रेस रखता है ना, वहां ये कर्सर को इस तरह से दोनों डायरेक्शन में चलाना पॉसिबल है, पर जहां पर पीछे वाली नोड का एड्रेस ही नहीं है किसी के पास, तो वहां कर्सर पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट है किसका, सॉरी अभी एक बच रहा था, लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर एप्लीकेबल है किसके लिए? केवल और केवल लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। मोमेंट कैसा है इसका, इनमरेशन का मोमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में है। मोमेंट किसका क्या, एक ही डायरेक्शन में है। और इसका इटरेटर का इसका भी केवल एक ही डायरेक्शन में है। जब अगर हम बात कर रहे हैं लिस्ट इटरेटर की, इसका बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि प्रीवियस नोड और आगे वाली नोड का एड्रेस जो है बीच वाली नोड ने होल्ड करा के रख रखा है। या दो नोड की अगर मैं बात करूं तो मेरी पहली नोड ने आगे वाली नोड का और आगे वाली नोड ने पीछे वाली नोड का एड्रेस होल्ड करा के रख रखा है, इसलिए बाई डायरेक्शनल चल सकता है। कल एक डायग्राम बना के दिखाया था ना, एरो बना के दिखाया था कैसे वो एड्रेस रख रहा है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी भाई इन्फॉर्मेशन के साथ क्या था, इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास एक्सेसिबिलिटी थी केवल और केवल एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक, अब इसके पास क्या है, इटरेटर के पास, अभी आपने खुद ही देखा, मुझे भी दिखाया कि वहां पर रिमूव मेथड भी है।
तो एक्सेस भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। पर लिस्ट इटरेटर के पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, वो एक्सेस भी कर सकता है, मतलब रीड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, और कोई एक नया एलिमेंट जोड़ भी सकता है ना, कोई एक नया एलिमेंट जोड़ भी सकता है। मेथड क्या है भाई, वही हैज मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, यही थे ना इनुमरेशन के पास, और तो कुछ थे ही नहीं। अभी हमने करके देखा, तो हैज मोर एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट वाला जो है वर्ड उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक, इनुमरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं। और बट ये इटरेटर की बात कर रहे हैं तो क्या है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। अब आते हैं इसकी बात करते हैं लिस्ट इटरेटर। तो ये तीन तरह के आपके कर्सर थे, और इन कर्सर्स के अंदर आपका जैसे जैसे मेथड्स हैं वो मेथड देख लिए आपके, मेथड्स भी आपने लिस्ट इटरेटर की भी देख ली है और इटरेटर की भी देख ली, इनफॉर्मेशन की भी देख ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। सेट इंटरफेस, सेट इंटरफेस डायरेक्ट चाइल्ड है किसी का, कलेक्शन का, क्या लिखते हैं, कलेक्शन इंटरफेस। अच्छा डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट single entity duplication not allowed and insertion not allowed, individual object as a single entity duplication not allowed, where duplication not allowed, and insertion order not, and insertion order not rejected, not rejected, insertion order not is not reserved, preserved, then we should set go for, याद करा दिया आपको, ऐसा हंस रहे हो, बताओ। मतलब एक तो डेफिनेशन याद करा दी आपके 9 के 9, आप बोल दोगे आराम से और हंस रहे हो, हैं। अच्छी बात है ना, ऐसे आप वहां पर वॉमिट करनी है आपको इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बना चुका था सेट के लिए, है ना, ये जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ मेथड लिखते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सेट इंटरफेस, अच्छा इसकी कंस्ट्रक्टर और देख लेते हैं, सेट की कंस्ट्रक्टर। न्यू हैज सेट, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक। न्यू हैज सेट, इसमें अगर हम पास कर दें क्या, कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो इसमें और भी पास कर सकते हैं, हैज सेट और क्या जाएगा, कलेक्शन और कैपेसिटी, दोनों जा सकती है इसके अंदर, पता है, कलेक्शन और कैपेसिटी आ जाएगा। अभी देखो कैपेसिटी के साथ एक तो जाएगा आपका कैपेसिटी, और एक जाएगा, देखो फिर जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, याद होगा आपको, ये फॉर्मूला हमारा ऐसे होता था, ये n+1 n/2 + 1 हुआ करता था ना, n/2 + 1 ये होता था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, इसका फिल रेशो है। मान लो कोई नया एलिमेंट आ रहा है और मेरी साइज थी 10, 11th एलिमेंट को करने के लिए मेरे को n/2 + 1 करना होता था, या है ना, ऐसे ही तो होता था। क्या हुआ वो फिल रेशो भी आप कर सकते हो, ठीक। इस फॉर्मूले को भी इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी डाल दिया और क्या डाल दिया, फिल रेशो।
फिल रेशियो वही फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करना है, मैं नहीं चाहता कि भाई n/2 + 1 करके यही वाला चले, मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले। मैं 0.5, 0.8, 0.7 कुछ भी डाल दूं अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, जो 0.8 डाला या 0.9 डाला, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो कैलकुलेट करके अगले आने वाले रेशो को बना के दिखाएगा। ठीक है, एक एक करके क्यों नहीं आए थे आप पहली क्लास में? फिर बताया था ना कि पहले एक नई एरे बनानी पड़ती थी, उसके अंदर फिर सारे एलिमेंट कॉपी करने पड़ते थे, फिर पुरानी वाली को डिलीट करना पड़ता था, तब जाकर के वो हमारा प्रोसेस पूरा होता था। अब आप चाह रहे हो कि हर एक बार एक नया डालने के लिए फिर एक नई एरे बनाए, फिर सारे कॉपी करे, फिर पुरानी वाली को डिलीट करे, फिर जाके एक आए इसके अंदर, फिर एक और एलिमेंट के लिए फिर ये सारा काम दोहराए, तो बहुत ज्यादा स्पीड स्लो हो जाएगी। अच्छा एक फिल रेशो बना ले, अनुमान लगा ले कि ये फॉर्मूले के हिसाब से इतने और एलिमेंट आने वाले हैं, तो वो बना के रख देगा और डालते रहो फिर एलिमेंट एक एक करके। लेकिन जब वो भी फिल हो जाएगा फिर दोबारा यही प्रोसेस होगा, एक नई बनाएगा अपने जो साइज है उसके हिसाब से डिवाइड करके 2 से n/2 + 1 करके नए पुराने वाले के साथ जोड़ देगा, एक और फिर बनाएगा और एक एक करके कॉपी करेगा, पुराने वाले को डिलीट करेगा, तब जाके 11th वाला एलिमेंट आएगा या 21st वाला एलिमेंट आएगा। ठीक, ऐसा कर सकते थे, उनके भी दिमाग में आया होगा, पर ये सारा प्रोसेस बार बार हर एक एलिमेंट के लिए करना पड़ता है। ठीक, कंस्ट्रक्टर डन, एक हैश सेट बनाते हैं। चलो ठीक है, दिस चाइल्ड इंटरफेस हो गया। हैश सेट का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पढ़ने में आ रहा होगा, हैश जहां भी मैंने बताया था, जहां भी हैश दिख जाएगा तो उनका उसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को भी याद नहीं रहा? जहां भी मेरा हैश आ जाएगा तो हैश टेबल नहीं हो जाएगा, और जहां भी आपने लिंक्ड वर्ड पढ़ लिया, जहां भी लिंक्ड वर्ड पढ़ लिया, तो वहां का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लिंक्ड लिस्ट। और अगर लिंक्ड हैश आ गया, लिंक्ड हैश, तो क्या हो जाएगा, उसके दो दो डेटा स्ट्रक्चर होंगे, हैश टेबल भी और लिंक्ड लिस्ट भी। कल कितनी बार बताया ये वाली बात, तो पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब कोई। कल कुछ लोगों की ये वाली शिकायत थी कि सर हमें तो ऐसे नहीं पढ़ाया। हाँ सर, पढ़ाया तो नहीं थे, लेकिन कल तो पढ़ा दिया, तब भी नहीं पढ़ रहे। मैंने आपकी जब क्लास ली होगी आपको भी बताया होगा कि ऐसा मैंने पिछले वालों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमारा ही रिवाइज होता जा रहा है और हम ही खुद कर करके इम्प्लीमेंट दिखा रहे हैं, और आपको जब लगता है कि अच्छा ये वाली चीज भी नहीं है, अभी देखो आपने मेरे को अगली बार क्लास में लूंगा ना, वो रिमूव याद रह जाएगा। सर आप मैथ बता ही नहीं थे। यस सर, तो मैप तो अभी यहाँ भी नहीं बताया, तो बताओगे सर? मैप आपको बताया था बोर्ड पे। देखो इस पे हम बहस नहीं कर रहे, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरी 12 बजे एक मीटिंग है, वो भी केटी देनी है मुझे। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इसके अंदर प्रिजर्व नहीं होता, ये इंसर्शन ऑर्डर वाली बात पता है भाई, जो जैसे आया उसी सीक्वेंस में सेव करने वाली बात, इसे कोई लेना देना नहीं, ये तो एक सेट बना के रख ले रहा है, कोई कैसे भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, इसके अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा सोचो, अगर मैं डुप्लीकेट डालने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे कोई एरर मिलने वाली है? अगर मैं ट्राई भी करूंगा ना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट डालने की, तो कोई किसी भी तरह की कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, तो हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं होगा, अभी दिखाऊंगा उसके अंदर क्या होगा, बस वो है कि उसको रिटर्न फॉल्स कर देगा, वो ऐड ही नहीं कर पाया। ठीक है, और नल इंसर्शन पॉसिबल है, नल इंसर्शन पॉसिबल है, एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार क्यों नहीं, क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। ठीक है, उसे नल से कोई परहेज नहीं है, पर उसका एक नियम है, डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड, इससे नल भी तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। ठीक, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड एंड सीरियलाइजेबल, बस ये क्या है, और तो कुछ नहीं है। सीरियलाइजेबल मतलब एक एक करके एग्जीक्यूट होना, जहां भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन, सीरियलाइजेबल, थ्रेड सेफ, ये सब बातें आ रही है ना, वो समझो आपकी परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है। ठीक है,
नाम को ही रखते हैं VCT, क्या बार बार चेंज करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ मैं डुप्लीकेट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, और ये इटरेटर वगैरह सब हटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं अभी। फॉर लूप भी लगा रहने को, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ प्रिंट करा, ठीक, फॉर लूप को बाद में करा देंगे। अब देखिएगा मैंने एलिमेंट क्या क्या डाले हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्या क्या डाले हैं, A12 डॉलर, फिर से A, और फिर से ये कुछ हैश कोड डाल दिया, और फिर C डाल दिया। ठीक है, अब देखिएगा रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। वाइट सो कहीं बॉडी वॉडी रह गई क्या। देखिएगा जो मैं A इसको जोड़ने की कोशिश किया मैंने, A वो नहीं जुड़ा। देखिएगा वो A नहीं जुड़ा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, क्यों देगा, कहा अभी मैं पढ़ाते वक्त बोला था आपसे कि एरर आएगी, नहीं बोला ना, बस वो नहीं उसे जोड़ेगा, फॉल्स दे देगा, दैट्स इट। ठीक, देखो मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर डॉट ऐड, और मैं इसके अंदर जोड़ने की कोशिश करता हूँ फिर से C को ही। ठीक, ऐसे नहीं ऐसे था। ठीक, तो ये रिटर्न कर देगा आपका क्या, फॉल्स, दैट्स इट, यानी कि नहीं उसमें जोड़ पाया। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, क्या मैंने इसी ऑर्डर से डाले थे, कहाँ कर रहा, नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा, सेट में कहाँ करता, नहीं करता, सेट में ही तो नहीं करता, हाँ इंसर्शन नहीं करता। ठीक, सेट में नहीं करता, नहीं करता माय डियर, वहां पे हम चाहते हैं अपने एलिमेंट को प्रेजेंट करना बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर नहीं कहेंगे उसको, इंसर्शन ऑर्डर ही होता है। ठीक, वहां ये जरूर लाइन लिख दो कि बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, चाहे असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग करो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है, सेट में बस सिंपल सा ऐसे ही है, और बस और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। नल की बात रह गई ना, क्यों नहीं आएगा, सर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते दो बार, क्यों किसी क्लास का 2 बार ऑब्जेक्ट, हाँ डल तो सकता है, अभी हाथ की आदि देख लेते हैं। डल तो सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है डल सकता है, परंतु आप बताइएगा डल क्यों सकता है, डाला क्यों जा सकता है, गया तो नहीं। नहीं एड्रेस तो न्यू करते अलग हो गया ना, इस न्यू से एड्रेस अलग हो गया, हाँ तब नहीं होना चाहिए, पर आया तो कुछ नहीं। सर वो आगे बस कॉमा आ रहा है। ओके, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट भी अलाउ नहीं है, हाँ तो वो कर दिया ना, ये कर दिया ना उसने, कॉमन से पहले डाला है ना एक, हाँ कुछ आया नहीं है क्योंकि हमने डाला भी तो कुछ नहीं है ना। ठीक, हमने डाला भी तो कुछ नहीं है, हाँ फिर तो वो जो आपके कांस्टेंट पूल में जो जाएगा वो तो आएगा ही। अरे भाई अब तो सीधी सी बात है, अलग अलग चीज हो गई ना, हमारी बात थी यहाँ पर सेम वाली करने की। अब नहीं आया क्योंकि ये कांस्टेंट पूल तो खुद ही नहीं अलाउ करेगा इस चीज को, तो ये वाले को तो कांस्टेंट पूल में ही कट गया होगा, ये 2 बने ही नहीं होंगे। पर मेरा सवाल था ये वाला कि भाई क्या
ऐसे अलाउ था। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि एड्रेस तो डिफरेंट होता है ना। हाँ वही मैं सोच रहा था कि आना चाहिए क्योंकि एड्रेस डिफरेंट होता है भाई। मतलब फिर डुप्लीकेसी अलाउड। कहाँ अलाउ है भाई? वो देखो लास्ट में 418 है, वो लास्ट में देखो 868 है। कैसे हो सकता है डुप्लीकेसी अलाउ? वो रेफरेंस पे काम करता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ऐसा होना चाहिए। हाँ स्ट्रिंग के लिए ऐसा हुआ क्योंकि स्ट्रिंग में हमने जो एम्प्टी डाला, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उसने भी एम्प्टी ही डाला, ठीक, उसको कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट वाला फिर से हमने एम्प्टी डाला, उसने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी एम्प्टी डाला। तो दोनों के लिए उसने एक ही रेफरेंस रखा, एम्प्टी एम्प्टी, और कॉमा लगा के एम्प्टी वाला ही दिखा दिया उसने। देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, कॉमा लगा हुआ था, ठीक। चलो आगे बढ़े, यानी कि ये भी हमारा अलाउ करेगा, तो सर ठीक। यूजर डिफाइंड क्लासेस का एड्रेस देगा, प्री डिफाइंड का नहीं देगा। प्रीडिफाइंड के अंदर देखो कॉन्स्टेंट पूल स्ट्रिंग के साथ चल रहा है, लेकिन कोई और क्लास का नाम बताओ, स्ट्रिंग की जगह कोई और क्लास का बताओ जो जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के साथ ऐसा नहीं करता। एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ठीक है। तो क्या एरे लिस्ट ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट? देखें जरा, एम्प्टी एरे लिस्ट है, आया ना, एक आया बस। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई इसके अंदर है या नहीं है। परंतु वहाँ हमारा देखो जब हम इसका बनाते थे एरे लिस्ट का, तो आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि वो एड्रेस नहीं प्रिंट करता डायरेक्ट। एक मैं इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना करके इसको प्रिंट भी कराने की कोशिश करूंगा, तो देखो ये इस टाइप का आ जाता था, ठीक। तो ये ऐसे ही टाइप का एक और आ जाएगा, तो दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे, और डुप्लीकेट वो अलाउ नहीं करता। परंतु जब मैं अपनी क्लास का प्रिमिटिव क्लास का बनाता हूँ और जब उसको प्रिंट कराता हूँ, तो वो एक एड्रेस देता है। अब उस एड्रेस के लिए उसको बाइफिकेट करना बड़ा आसान हो जाता है कि ये सेम है या नहीं है सेम। अब सेम होगा तो वो मना कर देगा कि भैया डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। बट अगर नहीं होगा, वो तो आपको मालूम ही भाई, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमेशा उसका बेस रेफरेंस जो होगा वो अलग ही होगा हमेशा, तो वहां पर डुप्लीकेसी अलाउ होगी ही नहीं, ठीक। एक होता है लिंक्ड हैश सेट, अभी हमने बात करी हैश सेट की, एक होता है लिंक्ड हैश सेट। दोनों में अगर हम बात करते हैं हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट की, तो पहले ही आपको सबसे पहले वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है। हैश सेट का डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हैश टेबल। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल, और लिंक्ड हैश सेट का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक्ड लिस्ट एंड हैश टेबल, ठीक। तो इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व बट बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, नॉट ऐसा नहीं कहेंगे कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक। बस यही है, लिंक्ड हैश सेट करते हैं। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट अपना प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखती है और आगे वाली का भी रखते हैं, लेकिन हैश सेट नहीं रखता। उसका तो चित्र डायग्राम कल बना के भी दिखाया था ना। सर इसमें भी लिस्ट इटरेटर भी चलेगा फिर, किसमें? लिंक है सेट में। लिंक्ड हैश सेट में लिंक, हाँ बिल्कुल चल जाएगा। हाँ लिंक्ड का हो गया ना, चल जाएगा, क्योंकि अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है वो, ठीक। बस बाकी तो इसमें और क्या बताना है। डुप्लीकेसी यहाँ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट की एक बार डेफिनेशन देखते हैं।
If we want to represent a group of unique object where duplicates are allowed and all objects must be inserted according to some sorting order, then we should go for, अब वो sorting order आपको कैसे भी हो सकता है जैसा आप अप्लाई कराना चाहते हो. हाँ ठीक है. That sorting order can be either can be natural sorting order or customized sorting order. Natural sorting order क्या होता है आपका? Ascending. और customized sorting order क्या होता है? According to your need. आपकी मर्जी है कि आप उसे डिसेंडिंग कह लो या आपकी मर्जी है कि आप उसे एक एक छोड़ के कह लो कि भाई इवन इवन वाले ही मुझे सॉर्ट करने हैं, ऑड वाले लेने ही नहीं है. ये आपकी मर्जी है. जब हम कस्टमाइज वर्ड की बात कर लेते हैं तो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. हमेशा यही नहीं कहेंगे कि हमारा क्या कहते हैं उसको डिसेंडिंग होता है. कस्टमाइज वाले को हमेशा जरूरी नहीं है कि डिसेंडिंग होता है, लेकिन हाँ मेजरली हम यही बात करते हैं कि भैया जो कस्टमाइज है वो हमारा डिसेंडिंग ही है. पर अगर हम कस्टमाइज वर्ड का जहाँ भी यूज कर रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन उसका. गेटिंग और नॉट. ठीक है. देखिएगा पेन ब्रश खोलते हैं. कुछ एलिमेंट है जैसे डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे 100, 101 एंड 104, 106, 109 एंड 110, देन 120. ठीक. अब देखिएगा अगर मैं इसमें फर्स्ट कहता हूँ फर्स्ट, तो आपको मालूम है फर्स्ट गेट फर्स्ट का अगर मैं करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर लिंक लिस्ट के हमारे पास वो मेथड थे, गेट फर्स्ट गेट लास्ट इस तरह के कुछ मेथड थे ना. अगर मैं लेके आता हूँ फर्स्ट एलिमेंट लेके आता हूँ तो ये आपको मालूम है यही आएगा. अगर मैं लेके आता हूँ लास्ट एलिमेंट तो लास्ट एलिमेंट आपको मालूम है यही आएगा. लेकिन इसके अंदर एक चीज और होती है. अगर मैं कहूँ इससे कि हेड सेट लेके आए, हेड सेट क्या लेके आए, मैं लेके आना चाहता हूँ हेड सेट. हेड सेट एक ऑब्जेक्ट मांगता है. हेड सेट एक ऑब्जेक्ट मांगता है. मान लो इसके अंदर मैंने 109 दे दिया, 109, 106 जो भी आपका मन कर रहा है, मैंने 109 दे दिया तो क्या करेगा वो, मैंने कहा हेड, मैंने 109 दे दिया तो क्या करेगा, 109 से ऊपर वाले हेड वाले जितने भी हेड वाले हैं, ठीक, वो सारे ले आएगा. देखो जैसे कि अगर मैं अगर इसको बाइफिकेट करूं 109 के हिसाब से तो मेरे पास दो पार्ट हो जाएंगे, 109 से ऊपर वाले और 109 से नीचे वाले. सॉरी ये नहीं लगेगा, 109 से नीचे वाले. तो जो ऊपर वाले होंगे उसे वो कहेगा हेड और जो नीचे वाले होंगे उसे क्या कहेगा, टेल सेट. अगर मैं टेल सेट की बात करता हूँ, देखो अगर मैं हेड सेट की बात करता हूँ ना तो ये बात ध्यान रखना उसके अंदर 109 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 109 इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन अगर मैं टेल सेट की बात करता हूँ तो वहां पर मेरा 109 इंक्लूड हो जाएगा. ठीक. अगर मैं टेल सेट की बात करता हूँ, ये मैंने ऐसे कहा इससे कि भैया टेल सेट लेके आओ और 109 ही डाल दिया तो फिर इसके अंदर 109 इंक्लूड है, बट हेड सेट के अंदर 109 हमारा इंक्लूड नहीं है. ठीक. अगर मैं बात करता हूँ सबसेट की, सबसेट लेके आ जाए, सबसेट हमारे दो पैरामीटर मांगता है. सबसेट हमारे कितने पैरामीटर मांगता है, दो पैरामीटर मांगता है. सबसेट मेरे दो पैरामीटर मांगता है. तो दो पैरामीटर अगर मान लो मैंने इसके अंदर जैसे डाल रखा है 104 और 10 या 110 डाल दिया मान लो. ठीक. तो इसके अंदर अगर मैं सबसेट की बात करता हूं तो इसको एक्सक्लूड करके इससे पहले के जितने भी थे वो सारे लेके आएगा इंक्लूडिंग दिस. एक को इंक्लूड करेगा और एक को एक्सक्लूड करेगा, यानी कि एक को मान लेगा और एक को नहीं मानेगा, छोड़ देगा. गेटिंग और नॉट. हाँ बिल्कुल. अगर 109 रहा होगा तो 109 लाएगा, अगर 109 नहीं रहा होगा तो कैसे लाएगा. ठीक. मान लो 108 ही रहा तो 108 तक ही लाएगा, यानी कि उससे पहले के सब लेके आएगा. ठीक है. हाँ 104, हाँ 104 लेगा, क्यों नहीं लेगा, मतलब इस वाले को इंक्लूड करेगा, इस वाले को नहीं करेगा, इससे पहले के सारे ले लेगा, इंक्लूडिंग दिस. ठीक. क्लियर है. एक है कंपैरेटर ऑपरेटर. कंपैरेटर ऑपरेटर पे मैं थोड़ा सा काम करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे समझाने में मजा नहीं आएगा. कंपैरेटर पे काम करके ये दिखाऊंगा कि हम अपना सॉर्टिंग ऑर्डर को कैसे
कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पे छोटा सा लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा करके दिखाऊंगा तब मजा आएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं।